दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 23 फरवरी 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा या कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 2 भारतीय शिक्षा, इसमें एक मानक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1.6 अंक का होगा और समय 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 20 प्रश्न सही करना होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 102 का री एग्जाम 2022-23 देने जा रहे हैं, उनके लिए भी यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। BD 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा, यूनिट 2 भारतीय शिक्षा एक मानक दृष्टि, इसका पार्ट 1 देखेंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 2 पार्ट में हम लोग देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ये और महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान रखना, यूनिट 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर 102 का अर्थात BD 102 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट 2 है, भारतीय शिक्षा एक मानक दृष्टि। इसे आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए, मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आता है। प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ए संघीय सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक मूल्य हैं ए बंधुत्व भाव, बी धर्मनिरपेक्षता, सी स्वतंत्रता, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी अर्थात तीनों। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान के उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया? ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी धर्मनिरपेक्षता, डी बंधुत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का सी, धर्मनिरपेक्षता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 46, डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 45 अर्थात आर्टिकल 45। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, आर्टिकल 21 और 45 ये सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? ए 1952 में, बी 1950 में, सी 1964 में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, 1950 में। ध्यान रखना, मॉडल पेपर में ए दिया है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, मैकाले का विवरण पत्र आया था? ए 1820 में, बी 1832 में, सी 1834 में, डी 1835 में। सही जवाब हो जाएगा डी, 1835 में। अगला प्रश्न है, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? ए धन, बी स्वास्थ्य, सी साक्षरता, डी अनुशासन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, अनुशासन। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में, बी 6 भागों में, सी 7 भागों में, डी 9 भागों में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 7 भागों में। अगला प्रश्न है, समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई मानी जाती है? ए राज्य, बी परिवार, सी व्यक्ति, डी संस्था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, परिवार। ध्यान रखना, कई व्यक्ति दिया हुआ है जो कि गलत है। सबसे छोटी इकाई समाज की बात कर रहा है तो ये परिवार है, व्यक्ति का है, समाज नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक मूल्य शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? ए धर्मनिरपेक्षता, बी न्याय, सी समानता, डी उपयुक्त सभी। 10 का सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, अर्थात डीपीएसपी का किस भाग में रखा गया है? ए भाग 2 में, बी भाग 4 में, सी भाग 3 में, डी भाग 5 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, भाग 4 में। ठीक है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अर्थात आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? ए 5 से 16 वर्ष, बी 6 से 14 वर्ष, डी 6 से 15 वर्ष, सी 6 से 15 वर्ष, डी 6 से 12 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा बी 6 से 14 वर्ष। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ग के आयु बच्चों को रखा गया है? 6 से 14 वर्ष। ध्यान रखना, टाइम हो जाने के बाद माइंड काम नहीं करता, सारा दिन प्रश्न बनाना रहता है, तो कुछ त्रुटियां हो जाए तो आप ध्यान मत दीजिए, जो इसमें लिखा गया है वही सही है। ठीक है, तो 12 का सही जवाब हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 26, सी अनुच्छेद 21A, डी अनुच्छेद 45। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सी, अनुच्छेद 21A। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी डॉक्टर एल.एस. मुदालियर, डी संपूर्णानंद। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का डी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 में भी आ चुका है और 22 में भी। अगला प्रश्न है, समाज में स्त्रीकरण किस स्तर पर आधारित है? ए शक्ति संपन्न और प्रतिष्ठा, बी संस्कृत जाति और वर्ग, सी शिक्षा अधिगम और सशक्तिकरण, डी अभिप्रेरणा गतिशीलता तथा भौतिक स्वामित्व। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, संस्कृति जाति और वर्ग। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। ए प्रतियोगी गतिशीलता, बी सांस्कृतिक गतिशीलता, सी भौगोलिक गतिशीलता, डी प्रायोजित गतिशीलता। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, प्रायोगिक गतिशीलता, प्रतियोगी गतिशीलता। ध्यान रखना, उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो प्रतियोगी गतिशीलता का, ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिशों में से एक का परिणाम थी? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी शिक्षा आयोग 1966, सी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, डी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53। 17 का सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान रखना। यूनिट 2 BD 102 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट 2 है। ठीक है, इसको एकदम रट डालिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न मैक्सिमम आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए मनमोहन सिंह, बी सुखदेव थोराट, सी सैम पित्रोदा, डी स्मृति ईरानी। तो इसका सही जवाब हो जाए, ध्यान रखना 18 में और 22 में भी आ चुका है, तो 18 का सही जवाब है सी, सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृत आदि की भावना और ए राष्ट्र के प्रति प्रेम, बी एकता, सी समझ, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्र के प्रति प्रेम। अगला प्रश्न है, शिक्षा में व्यवसायीकरण का लक्ष्य है? ए ज्ञान के साथ साथ व्यवसाय के लिए छात्रों को तैयार करना, बी उदार शिक्षा को व्यवसायिक शिक्षा में परिवर्तित करना, सी सामान्य शिक्षा की तुलना में व्यवसायिक शिक्षा को अधिक महत्व देना, डी उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। सही जवाब हो जाएगा 20 का डी, उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है? ए NCTE से, बी कोठारी कमीशन से, सी NEP 1986, डी UGC से। 21 का सही जवाब हो जाएगा सी, NEP से। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था? कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था ए रोमांस होना सीखना, बी शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, सी लोकतंत्र में शिक्षा और समाजीकरण, डी शिक्षा और राष्ट्रीय चरित्र। 22 का सही जवाब हो जाएगा बी,
शिक्षा और राष्ट्रीय विकास महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र ए अपनी क्षमताओं तथा समाज में स्तर के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें, बी अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें, सी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करें, डी समान संख्या में पुस्तकें तथा स्टेशनरी पाएं। 23 का सही जवाब हो जाएगा बी, अपनी योग्यता तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करें। अगला प्रश्न है, शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, बी नई शिक्षा नीति 1986, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, नई शिक्षा नीति 1986 महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखना। और ध्यान रखना, इसका संरचना भी पूछ लेता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसकी संरचना क्या है, उसका 5+3+4 है, ठीक है। ये क्या है, 2 तक है, 3 आपको नॉर्मली बोला गया है और 2 जो है कक्षा 1 और 2 है, ठीक है। 3 जो 3 साल है प्राइमरी बोला गया है, मतलब नर्सरी टाइप से। तो 2 हो जाएगा, कक्षा 2 हो जाएगा, 3 जोड़ोगे कक्षा 5, इसको जोड़ोगे कक्षा 8 और इसको जोड़ दोगे 12। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में 5+3+3+4 है, ठीक है। इसका संरचना पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, तो 24 का सही जवाब था बी। अगला प्रश्न है, डीपीईपी योजना लागू की गई थी? ए माध्यमिक शिक्षा के लिए, बी प्राथमिक शिक्षा के लिए, सी उच्च शिक्षा के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए, प्राथमिक शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है? ए नेतृत्व के गुणों का विकास करना, बी नैतिक और चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना, सी राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना, डी उपयुक्त सभी। 26 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती हैं? ए 128, बी 320, सी 341, डी 348। 27 का सही जवाब हो जाएगा सी, 341। अगला प्रश्न है, यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? ए 1948, बी 1961, सी 1953, डी 1958। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1953। ध्यान रखना, 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1953। यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे? ए मदरसे, बी मकतब, सी गुरुकुल, डी मठ। 29 का सही जवाब हो जाएगा बी, मकतब। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है? ए संवैधानिक प्रावधान, बी मौलिक अधिकार, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 30 का सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, संवैधानिक और मौलिक अधिकार दोनों। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अर्थात डाइट बनाने की सिफारिश की थी? ए एनईपी 1992, बी कोठारी आयोग, सी एनईपी 1986, डी मुदारियर आयोग। महत्वपूर्ण है प्रश्न, तो घुमा के एक बार में ही 2 बार पूछ लिया है, एक ही प्रश्न को घुमा के 2 बार पूछ लिया है। 31 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1986, एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी इसका सही जवाब है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है? ए प्रारंभिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी प्रारंभिक शिक्षा से, डी उच्च शिक्षा से। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का ए, प्रारंभिक शिक्षा संबंधित है। और शुरुआत कब हुई थी? 2001 में, ठीक है। 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना इस पॉइंट को, इसका उद्देश्य 614 जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य 614 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी, महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? औपचारिक परिवार, धर्म, कॉलेज, विद्यालय, राज्य। सही जवाब हो जाएगा 33 का सी, कॉलेज और विद्यालय जो है औपचारिक है। अनौपचारिक होता तो परिवार रहता, ठीक है। तो औपचारिक क्या है? कॉलेज और विद्यालय। परिवार जो है अनौपचारिक है। अगला प्रश्न है, वंचित वर्गों को कौन सम्मिलित है? वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित है? ए अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, बी महिलाएं,
सी शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग, सी उपयुक्त सभी। 34 का सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, वंचित वर्ग में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक रूप से वंचित तथा दिव्यांग लोग भी सम्मिलित हैं। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामाजिक वंचन अर्थात अभाव सबसे अधिक प्रचलन में है। ए ब्रिटिश काल में, बी बौद्धिक काल में, सी उपनिषद में, डी वैदिक काल में। सामाजिक वंचन सबसे अधिक प्रचलन में था, सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना, वैदिक काल में सबसे ज्यादा था। अगला प्रश्न है, उपनयन संस्कार संबंधित है। ए वैदिक काल, बी बौद्ध काल, सी मध्यकाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 36 का सही जवाब है ए। वैदिक काल में उपनयन संस्कार संबंधित था। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। अगला प्रश्न है, पॉइंट को ध्यान रखना, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख संस्कार जो है उपनयन था। प्रमुख संस्कार उपनयन था। प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन से था। ए तक्षशिला, बी मिथिला, सी प्रयाग, डी काशी। 37 का सही जवाब हो जाएगा ए। तक्षशिला जो है प्रमुख केंद्र था वैदिक काल में। तक्षशिला संसार का प्रथम विश्वविद्यालय था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा के मुख्य भाषा कौन से थी। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, विशुद्ध संस्कृत। 38 का सही जवाब हो जाएगा ए, संस्कृत थी। ठीक है, वैदिक काल में संस्कृत भाषा थी शिक्षा का माध्यम। अगला प्रश्न है, बौद्ध कालीन शिक्षा के केंद्र थे। ए गुरुकुल, बी आश्रम, सी मदरसे, डी मठ। 39 का सही जवाब हो जाएगा डी, मठ। अगला प्रश्न है, पॉइंट को ध्यान रखना, बौद्ध शिक्षा बौद्ध संघ या बौद्ध मठ, संघाराम, बौद्ध विहार में प्रदान की जाती थी। सारा पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप लोग। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, 4। अगला प्रश्न है, चारों पुरुषार्थ का नाम क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 41 का सी, वेदांत का। महत्वपूर्ण है, 2022 में भी आ चुका है। प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी। सही जवाब इसका हो जाएगा 42 का ए, संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है। ए प्राइमरी, बी माध्यमिक, सी विश्वविद्यालय, डी प्रत्येक स्तर पर। 43 का सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्येक स्तर पर मूल शिक्षा की आवश्यकता है। प्राइमरी, माध्यमिक, विश्वविद्यालय तीनों पर। अगला प्रश्न है, स्पेंसर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। ए 4, बी 6, सी 9, डी 10। सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, 6। अगला प्रश्न है, वेद कितने भागों में विभाजित है। ए 8, बी 6, सी 2, डी 4। सही जवाब हो जाएगा वेद जो है डी, इसका 4 भागों में विभाजित है। 45 का सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य संरक्षित है। ए आगम, बी त्रिपिटक, सी सूत्रों में, डी मंत्रों में। तो बौद्ध साहित्य संरक्षित है, सही जवाब हो जाएगा बी, त्रिपिटक में। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी अपभ्रंश। 47 का सही जवाब हो जाएगा ए, पाली। अगला प्रश्न है, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है। ए अगस्त कॉम्टे, बी पेस्टोलॉजी, सी इनकम, डी ड्यूबी। सही जवाब हो जाएगा 48 का बी, पेस्टोलॉजी। अगला प्रश्न है, खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग के द्वारा दिया गया था। ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, बी सेडलर आयोग, डी सी मुदारियर आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था, तो पेस्टोलॉजी। और खुली आलमारी पद्धति की व्यवस्था का विचार किस आयोग ने दिया था, तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा रुचिकर होते हैं उसको ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। ए 2005 में, बी 2011 में, सी 2006 में, डी 2004 में। सही जवाब हो जाएगा ए, 2005 में। 50 का सही जवाब है ए। 13 जून 2005 में श्री स्वयं पित्रोदा की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सी, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है,
प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद द्वारा कौन से संशोधन पारित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 86वां 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बालक को जब तक कि वह 6 वर्ष का ना हो जाए उसकी बाल्यावस्था की और शिक्षा की व्यवस्था करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, अनुच्छेद 45 में। महत्वपूर्ण है, 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान का 45 में अनुच्छेद में वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य नहीं है? ए, बालक का नैतिक एवं चैतिक विकास करना, बी, बालक का सांस्कृतिक विकास करना, सी, बालक का व्यावसायिक विकास करना, डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। 54 का सही जवाब हो जाएगा सी, बालक का व्यावसायिक विकास करना ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। ठीक है, 54 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण की संकल्पना में शिक्षा को राष्ट्रीय विकास से संबंध करने का विचार किसका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, जेपी नायक का। अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वजनिकरण में कौन सी बाधा है? ए, रटने पर बल, बी, सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, सी, व्यवसायिक शून्य शिक्षा, डी, उपयुक्त सभी। 56 का सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य राममूर्ति समिति ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या विचार दिया था? ए, शिक्षा का सार्वजनिकरण, बी, बच्चों स्कूल चलो, सी, सभी नारी को शिक्षा, डी, इनमें से कोई नहीं। 57 का सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा का सार्वजनिकरण। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई है? महत्वपूर्ण है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता करंट का क्वेश्चन है। 58 का सही जवाब हो जाएगा बी, 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कब शुरुआत की गई? 22 जनवरी 2015 में। किस राज्य से? हरियाणा से। राज्य भी पूछ सकता, महत्वपूर्ण है। प्रश्न है अगला, शिक्षा गारंटी योजना का गठन किया गया है। ए, विद्यालय न जाने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए, बी, प्रौढ़ शिक्षा के लिए, सी, तकनीकी शिक्षा के लिए, डी, उपयुक्त सभी के लिए। 59 का सही जवाब हो जाएगा ए, विद्यालय न जाने वाले बच्चों को बुनियादी शिक्षा देने के लिए शिक्षा गारंटी योजना का गठन किया गया। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना कब प्रारंभ की गई? महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ए, 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना को सर्व शिक्षा अभियान से 2007 में जोड़ा गया। दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का डी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बी, प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का सी, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। पास कब हुआ था? 2009 में। भारत देश में 6 से 14 वर्ष के हर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 से। प्रश्न है, शिक्षा सहयोग योजना प्रारंभ कब हुआ? शिक्षा सहयोग योजना का प्रारंभ कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, 31 दिसंबर 2001 में। शिक्षा सहयोग योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार ने किया। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। प्रारंभ किया 31 दिसंबर 2001 में, और किसने प्रारंभ किया? केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, यह एक्ट संविधान की किस धारा के अंतर्गत माना जाता है? राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, आर्टिकल 25 में। 25 क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। 65 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, यह संविधान की किस धारा में लिखा है?
अस्पृश्यता समाप्त हो जाती है, इसका किसी भी रूप प्रयोग निषिद्ध है। तो 66 का सही जवाब हो जाएगा बी। 17 में अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित परिवार मिलकर जब एक बड़ा समूह बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए जनजात, बी समूह, सी गोत्र, डी राज्य। 67 का सही जवाब हो जाएगा बी समूह। आश्रम शब्द संस्कृत के किस धातु से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का डी श्रम से। महत्वपूर्ण है, आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ विश्राम स्थल या पड़ाव है। अगला प्रश्न है, किस महर्षि ने कहा है आश्रम व्यवस्था 4 खंडों वाली एक सीढ़ी है जो ब्रह्मा की ओर ले जाती है? ए वेद व्यास, बी भास, सी पतंजलि, डी गौतम। 69 का ध्यान रखना, 69 का सही जवाब हो जाएगा ए वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना या ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्रह्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, गौतम सूत्र में किस आश्रम को समस्त आश्रमों का मूल बताया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का डी गृहस्थ आश्रम। अगला प्रश्न है, आज से मैंने पुत्र विषयक, धन विषयक तथा लोक विषयक आतुरता तथा कामना का श्रद्धा पर त्याग कर दिया। यह प्रतिज्ञा किस आश्रम में लेनी पड़ती है? ए संन्यास, बी ब्रह्मचर्य, सी गृहस्थ, डी वानप्रस्थ। 71 का सही जवाब हो जाएगा ए संन्यास आश्रम में। जब लोग संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं तो इस तरह से प्रतिज्ञा लेते हैं। समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों में किस प्रकार की भावना पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का सी हम की भावना, मतलब अपनापन की। प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर वर्गीकरण का आधार सामाजिक वर्ग के लिए होता है। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। सांस्कृतिक रूप से वह परिभाषा समूह जो समस्त जनसंख्या के भीतर एक खास स्थान या स्तर प्राप्त होता है उसे कौन सा वर्ग कहते हैं? ए सांस्कृतिक, बी वर्ण, सी सामाजिक, डी धार्मिक। 73 का सही जवाब हो जाएगा सी सामाजिक। अगला प्रश्न है, कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का डी लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का ए परम अहम का विकास। अहम मतलब ईगो का विकास, अपना मतलब इसमें तो जो अहम है, घमंड था, ईगो है, उसका विकास जो है ये विद्यालय का काम नहीं है। तो नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, परम अहम का विकास। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है? बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उनका विद्यालय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का बी कॉमेनियस का। अगला प्रश्न है, सामूहिक प्रतिनिधित्व करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का बी दुर्खीम का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, इदम, ईगो तथा सुपर ईगो को समाजीकरण की धारणा में किसने स्पष्ट किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का ए सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, यह किस विद्वान का मत है? हिंदुओं के लिए जाति संगठन उसका क्लब है, उसके ट्रेड यूनियन है, या उन्हें लाभ पहुंचाने वाली और उनका प्रचार करने वाली संस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का ए सिडनी लो का। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का सी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
महत्वपूर्ण है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, दोनों पूछा जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। शिक्षा आयोग का गठन 1964-66 में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखना, सन पूछा जाता है अक्सर। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, 1948। ध्यान रखना, यूनिट 2 जो मैंने पहले बता चुका हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें संविधान से संबंधित, धर्म से संबंधित हर तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस यूनिट को, यूनिट 2 को, BD 102 का, ठीक है, जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, इसका आप लोग समकालीन भारत और शिक्षा, इसका यूनिट 2 रट डालिएगा आप लोग। 82 का सही जवाब हो जाएगा बी, 1948 है, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। अगला प्रश्न है, वर्णों का निर्माण सात्विक राजसिक, वर्णों का निर्माण सात्विक राजसिक तामसिक तथा तामसिक इन्हीं प्रवृत्तियों से किया है या किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, गीता में ये सारी चीज़ें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कुछ पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सात्विक प्रवृत्ति का पोषक जो है ब्राह्मण को माना जाता है, ठीक है। सात्विक प्रवृत्ति का पोषक ब्राह्मण को माना जाता है। तामसिक प्रवृत्ति शूद्र वर्ग में पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, क्षत्रिय में सात्विक राजसिक प्रवृत्ति विद्यमान रहती है, ठीक है। सात्विक राजसिक प्रवृत्ति क्षत्रिय में और तामसिक शूद्र में, और सात्विक प्रवृत्ति जो है ये ब्राह्मणों में पाई जाती है, ठीक है। सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग याद रखना। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, केवल उपनयन संस्कार के बाद ही वह द्विज अर्थात ब्राह्मण बनता है, यह किस शास्त्र में कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का डी, हिंदू धर्म शास्त्र में। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? 85 का सही जवाब हो जाएगा डी, ईसाई मिशनरियों ने। भारत में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत किसने की? तो ईसाई मिशनरियों ने। अगला प्रश्न है, 1970 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या था? महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा ए, सैडलर कमीशन। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति का गठन कब किया गया? महत्वपूर्ण है, 87 का सही जवाब हो जाएगा ए, 1962 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, कोठारी आयोग ने। अगला प्रश्न है, राधाकृष्णन आयोग ने किस स्नातक स्तर के कोर्स को अधिक वरीयता दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का सी, ए और बी दोनों, ऑनर्स कोर्स और व्यावसायिक कोर्स दोनों पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग ने कक्षा 9 एवं 10 में भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 90 का डी, सभी पर, मातृभाषा, संघीय भाषा या एक क्षेत्रीय संघीय भाषा और अंग्रेजी, तीनों पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बी, सी, डी अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, जीवक की कला का ज्ञान किस आयोग के द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 91 का सी, विश्वविद्यालय आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विकास तथा पुनर्निर्माण उस समय तक लाभकारी नहीं है जब तक विद्यालयों में अनुशासनहीनता है, किस आयोग ने कहा? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा ए, मुदालियर कमीशन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, आचार्य नरेंद्र देव समिति 1953 में के सचिव जो है श्री भगवती शरण सिंह थे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। आचार्य नरेंद्र देव जो समिति परिषद याद रखना 1953 बनी थी, इसके जो सचिव थे श्री भगवती शरण सिंह थे, आचार्य नरेंद्र देव समिति
द्वितीय नियुक्ति जो 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न है मुदालियर कमीशन का कौन सा कार्य क्षेत्र था? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, 1976 में। 1976 में किए गए जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अगला प्रश्न है ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने। अगला प्रश्न है आचार्य नरेंद्र देव समिति ने इंटर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में बांटा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का डी, 5 वर्गों में। अगला प्रश्न है बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 97 का सी, मुदालियर आयोग 1952-53 ने। 97 का सही जवाब है सी। मॉडल में ए दिया है जो कि गलत है, तो आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं एक बार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने की घोषणा की गई? तो 98 का सही जवाब हो जाएगा 1978 में। ए इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सभी में था। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा तीनों था। पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। 10+2+3 शिक्षा संरचना सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में घोषित की गई? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। इसमें 10+2+3 था। ठीक है, जो नई शिक्षा नीति 2020 उसमें क्या है? उसमें 5+3+3+4 है। महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पूछा जाएगा 2020 वाला पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने लिख भी दिया, आप लोग ध्यान रखना, देख लीजिएगा। तो जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसमें 5+3+3+4 है। 5 मतलब हो जाता है 3 साल नर्सरी और 2 साल कक्षा 2 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ देंगे ये 5 हो जाएगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, फिर ये 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 2, 5, 8, 4, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने 1966 से 86 तक कितने प्रतिशत शिक्षुओं को शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का बी, 50%। महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न मैंने जरा डाल दिया था। इसका प्रश्न है जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मजूमदार और मदान का। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसलिए रखा गया था। मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया है, ये तो हम लोग कर भी चुके हैं और याद होना चाहिए। कुछ प्रश्न है, आप लोग इसे जवाब जरूर दीजिएगा। अगर नहीं आता तो बुक में या मॉडल पेपर में कहीं भी सर्च करके कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दिया करें। इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा अगर नहीं है तो, और एग्जाम में आने की संभावना रहती है। समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, या किसने कहा है? ए वाटसन, बी रॉस, सी मैकाइवर, डी रेमंड। और दूसरा प्रश्न है अनेक गोत्रों के मिलने से किसका निर्माण होता है? ए विश्व समाज का, बी गोत्रों का, सी परिवार का, डी जनजाति का। अगला प्रश्न है या किसने कहा था हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं? ए गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, सी नेहरू जी ने, डी इंदिरा गांधी जी ने। ध्यान रखना जो भी प्रश्न है इसको मॉडल पेपर से ही नहीं, बुक से भी आप लोग सर्च कर लिया करें, देख लिया करें, क्योंकि मॉडल में ढेर सारी चीज़ें गलत दी रहती हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, कल हम लोग पेपर 102 अर्थात समकालीन भारत और शिक्षा का ही यूनिट 2 भारतीय शिक्षा एवं भारतीय शिक्षा, इसमें एक मानक दृष्टि, इसका पार्ट 2 देखेंगे, महत्वपूर्ण है। यही यूनिट जो है वीडियो 102 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट 2 है, मतलब यूनिट 2 है। तो इसलिए हम लोग इसको 2 यूनिट में देखेंगे, उसके बाद एक यूनिट में जल्दी से कवर करेंगे। तो आप लोग परेशान मत हो, पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ था वीडियो 102 का यूनिट 2 प्रैक्टिस सेट 3। दोस्तों आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू देते रहिए, आप लोग बहुत अच्छे एग्जाम में अंक प्राप्त होंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं
जिससे व्यू ज़्यादा आए तो हम लोगों को भी, अपने को भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को भी लाभ हो। आपके दोस्त यार जो भी हैं उनके अच्छे नंबर आए। आप लोग ट्रस्ट कीजिए, 80 में 80 अंक बच्चे प्राप्त किए हैं, 92% अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बनाए हैं। मैं इसमें थोड़ा नॉर्मली भी मेहनत कर देगा, 85+ आपका परसेंटेज बन जाएगा। इसलिए आप लोग लगे रहें और वीडियो को कंटिन्यू आप लोग शेयर करें, क्योंकि व्यू नहीं आता फिर निराशा होती। मैं पहले ही कहा निराशा होती। अभी यार ये 2000 1000 व्यू नहीं आ रहा 24 घंटे में, अभी 2-3 हज़ार व्यू आने लगे तो फिर अपना 2-3 वीडियो डेली अपलोड कर सकते हैं। मुझे भी पढ़ना रहता है, थोड़ा टाइम कम रहता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए। अगर व्यू ज़्यादा आएगा तो हम लोग दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करेंगे। अगर व्यू कम आता है तो भी इच्छाएँ नहीं होती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।